जादुई लाल झरने का जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में कंचन अपने चाचा विनोद और चाची सुनैना के साथ रहती थी। कुछ समय पहले कंचन के माता पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से कंचन अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। कंचन की चाची कंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कंचन की चाची को सुंदर और गोरे लोग पसंद थे। लेकिन कंचन का रंग काला था, जिसकी वजह से उसकी चाची उसे बदसूरत समझती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। तभी एक दिन सुनैना से मिलने उसके कुछ दोस्त आते हैं। उस समय कंचन घर की सफाई कर रही थी। तभी सुनैना के दोस्त सुनैना से कहते हैं, अरे यार सुनैना, ये काली कलूटी सी लड़की तुम्हारे घर में कौन है? तुम्हें तो रास्ते में कोई काला इंसान दिख जाता है, तब भी तुम रास्ता बदल लेती थी। फिर तुमने इतनी काली लड़की को अपने घर में क्यों रख रखा है? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे यार क्या बताऊं, ये मेरी जेठानी की लड़की है और इस काली कलूटी बंदरिया के माता पिता इस दुनिया से चल बसे हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे इसको अपने घर में रखना पड़ रहा है। और तुम्हें तो मेरे पति की आदत के बारे में पता ही है, बस इसी मजबूरी में इस काली कलूटी को अपने घर में रखना पड़ रहा है। वैसा सुनैना, तुम्हें मानना पड़ेगा, जिसे काले लोगों से इतनी नफरत हो, उसने इतनी काली कलूटी लड़की को बर्दाश्त करके अपने घर में रख रखा है। पता नहीं तुम इस घर में सांस भी कैसे ले पाती होगी। ऐसा कहकर सुनैना के सभी दोस्त ठहाके मारकर हंसते हैं। सुनैना को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। दोस्तों के चले जाने के बाद सुनैना कंचन के पास जाती है और उसकी बहुत पिटाई करती है। क्यों रे काली कलूटी बंदरिया मनहूस, तुझे कितनी बार मना किया है, अगर कोई मुझसे मिलने आए तो तुम अपनी ये काली सी शक्ल लेकर घर से बाहर बताया कर। लेकिन तुझे तो मेरी बेइज्जती करवाने में बहुत खुशी मिलती है ना। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो तुझ जैसी काली कलूटी मेरे घर में आकर बस गई। अब यहाँ खरी खरी आंसू बहाएगी या जाकर कपड़े भी धोएगी? कंचन रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते अपने माँ पिताजी को याद कर रोने लगती है। माँ पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से क्यों चले गए? मैं काले और बदसूरत होने के ताने उस वक्त भी सुनती थी, लेकिन माँ आप उस वक्त मेरे साथ होती थी। आप मुझे दिलासा दिलाती थी कि इंसान की सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। लेकिन माँ, लोगों को तो चेहरे की सुंदरता पसंद है, किसी को दिल की सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती। मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन चाची जी को मुझ पर जरा भी प्यार नहीं आता। वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाती रहती है। मैं काली हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है माँ? ऐसा कहते हुए कंचन बहुत रोती है। कुछ समय बाद सुनैना की सगी बेटी चांदनी हॉस्टल से घर वापस आती है। चांदनी की आवाज सुनकर कंचन भी बाहर आ जाती है और वो चांदनी से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी चांदनी कंचन से कहती है, कंचन, मैंने चाचा चाची जी के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब तुम हमारे घर में आ गई हो और मैं भी हॉस्टल से वापस आ गई हूँ। अब हम दोनों सगी बहनों की तरह एक साथ रहेंगे, बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे, ठीक है कंचन? चांदनी अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो दिखने में सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। चांदनी को इस तरह कंचन से बातें करता देखकर सुनैना आग बबूला हो जाती है और चांदनी से कहती है, चांदनी बेटा, तुम इस काली कलूटी बंदरिया से किस तरह की बातें कर रही हो? आज के बाद इस काली बंदरिया से बात भी मत करना। तुम चांद की तरह गोरी हो और ये कोयले की खान से निकली हुई काली बंदरिया है। इसके साथ रहकर तुम भी बदसूरत हो जाओगी। और तू काली बंदरिया, यहाँ खरी खरी हम दोनों माँ बेटी की बातें क्या सुन रही है? चल जा और जाकर अपना काम कर। माँ, आप ये किस तरीके की बातें कर रही हो? कंचन भी इंसान है, उसके भी सीने में दिल है, उसे भी ये सारी बातें सुनकर बुरा लगेगा। अगर कंचन काली है तो इसमें उसकी क्या गलती है? माँ, इंसान की सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। ये आप कंचन से किस तरीके की बातें कर रही हो? ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो पहले तेरा बाप कम था जो अब तू भी आ गई है इसकी साइड लेने। देख चांदनी, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर तू इस मनहूस के साथ बातें करती दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों माँ बेटी के बीच झगड़ा होता देखकर कंचन को भी बहुत बुरा लगता है।
तभी कंचन सुनैना से कहती है, चाची जी आप टेंशन मत लीजिए और आप मेरी वजह से चांदनी से लड़ाई मत कीजिए। मैं वैसे भी यहाँ बस काम करने के लिए ही तो आती हूँ, उसके बाद पूरे दिन गौशाला में ही रहती हूँ। मैं चांदनी से बात नहीं करूँगी और उसके आसपास भी नहीं दिखाई दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कहकर कंचन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कंचन सिर्फ काम करने आती थी और अपना काम करके गौशाला में सोने चली जाती है और वो चांदनी से बिल्कुल भी बातें नहीं करती है। एक दिन सुनैना अपनी बहन से मिलने जाती है। तभी चांदनी कंचन से मिलने के लिए गौशाला में जाती है तो कंचन चांदनी से कहती है, चांदनी तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? अगर चाची जी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी बहुत पिटाई करेगी और मैं ये नहीं चाहती कि वो तुम्हारी पिटाई करे। कृपया करके तुम यहाँ से चली जाओ चांदनी। अरे कंचन, मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि मम्मी तो मौसी से मिलने गई है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं और वहाँ जाकर खूब सारा एंजॉय करेंगे। चलो अब तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। चांदनी की बातें सुनकर कंचन बहुत खुश हो जाती है। कंचन चांदनी के साथ खुशी खुशी बाहर घूमने चली जाती है और खूब सारा एंजॉय करती है। लेकिन तभी अचानक से चांदनी और कंचन को घूमते हुए सुनैना देख लेती है। तभी सुनैना कंचन के पास आती है और कंचन की पिटाई करने लगती है। मनहूस कही कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू मेरी बेटी को अपने साथ रखकर बदसूरत बनाना चाहती है ना? आज के बाद तू मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगी। चल चांदनी तू मेरे साथ, और तू काली कलूटी बंदरिया मेरे घर की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं तुम्हारी आँखें निकाल लूंगी। माँ आप ये क्या कह रही हो? इसमें कंचन की कोई भी गलती नहीं है। वो तो मैं ही कंचन से जिद कर रही थी कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। माँ आप कंचन के साथ इतना बुरा व्यवहार मत कीजिए, पापा को ये सारी बातें जानकर कितना बुरा लगेगा। माँ कंचन को भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। चांदनी अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि कंचन की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सुनैना उसकी एक नहीं सुनती है और कंचन को बीच रास्ते में ही छोड़कर चांदनी को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। कंचन रास्ते में अकेली बैठी बैठी बहुत रो रही थी। तभी कंचन को रोता देखकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और वो कंचन से रोने की वजह पूछती है। सुनो लड़की, तुम सुनसान रास्ते पर इस तरह से फूट फूट कर क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी परी हूँ, मुझे बताओ आखिर क्या परेशानी है? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। परी जी आप तो एक परी है और आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको मेरे दुख के बारे में नहीं पता। परी जी इस दुनिया में काला होना सबसे बड़ा पाप है। अगर हम काले हैं तो किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, ना ही किसी से बातें कर सकते हैं और ना किसी के सामने जा सकते हैं और ना ही काले लोगों की शादी हो सकती है। इसलिए क्योंकि हम काले हैं हमें जीने का कोई हक नहीं। इस दुनिया में सिर्फ सुंदर लोगों को ही सहारा दिया जाता है, काले लोगों को मनहूस कहकर ठुकरा दिया जाता है। परी जी कंचन परी को रो रो कर सारी बातें बता देती है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। कंचन की सारी बातें सुनकर परी को बहुत बुरा लगता है और वो कंचन से कहती है, कंचन तुम इस तरह से अकेली बैठकर मत रो, तुम मेरे साथ चलो। हमारे परीलोक में हम परियों का एक लिपस्टिक वाला लाल झरना है, मैं तुम्हें उस झरने से एक लाल लिपस्टिक दूंगी। ऐसा कहकर परी कंचन को लिपस्टिक वाले लाल झरने के पास ले जाती है और वहाँ से कंचन को एक लाल लिपस्टिक देती है, जिसे लगाते ही कंचन बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर कंचन बहुत खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया अदा करती है। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ। अब ये दुनिया वाले मुझे काली कलूटी नहीं बोलेंगे और मुझसे प्यार से बात करेंगे। अब मुझे भी इस समाज में जीने का हक मिलेगा। परी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिपस्टिक वाला लाल झरना से लिपस्टिक देकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर कुछ समय बाद कंचन देखती है कि एक आदमी नदी में डूब रहा है। कंचन उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद जाती है। कंचन जिसे नदी में डूबने से बचाकर बाहर लाती है वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो एक राजकुमार था। तभी कंचन राजकुमार से कहती है, अगर आपको तैरना नहीं आता
तो आप नदी में कूदे ही क्यों थे? कंचन राजकुमार के गलती पर राजकुमार को सुनाने लगती है, लेकिन राजकुमार कुछ नहीं बोलता और चुपचाप कंचन को देखता रहता है, क्योंकि राजकुमार को एक ही नजर में कंचन से प्यार हो जाता है। तभी राजकुमार कंचन से कहता है, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। तुमने मेरी मदद की है। मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बातें सुनकर कंचन शर्मा जाती है और राजकुमार से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। और फिर कुछ ही दिनों में राजकुमार के साथ धूमधाम से कंचन की शादी हो जाती है। एक दिन कंचन राजकुमार के साथ कहीं जा रही थी, तभी वो देखती है कि चांदनी और उसकी चाची दोनों ही एक साथ हैं। चांदनी के चेहरे पर बहुत सारे काले गंदे निशान पड़ गए हैं, जिसे देखकर कंचन चौंक जाती है और अपनी चाची जी के पास जाकर उनसे कहती है, चाची जी, ये चांदनी के चेहरे पर क्या हो गया? चांदनी तो बिल्कुल चाँद की तरह सुंदर थी ना, फिर ये सब कैसे हो गया? कंचन बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा काले लोगों से नफरत करते आई हूँ और आज देख, मेरी चांद जैसी चमकने वाली बेटी के साथ क्या हो गया। मेरे की सजा मेरी बेटी चांदनी को मिल गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। सुनैना की ये बातें सुनकर कंचन के भी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी कंचन सुनैना से कहती है, चाची जी, आपके किए हुए गलती पर आपको पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं आपको लिपस्टिक वाला लाल झरना का लिपस्टिक देती हूँ, जिसे लगाते ही चांदनी पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन पहले आपको मुझसे वादा करना होगा, आप आज के बाद काले लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। कंचन अपनी चाची जी को समझाकर चांदनी को लिपस्टिक वाले लाल झरने की लिपस्टिक दे देती है, जिसे लगाकर चांदनी पहले की तरह सुंदर हो जाती है। अब सुनैना कंचन को भी अपनी बेटी की तरह ही समझती है और वो काले लोगों से भी नफरत नहीं करती है। इस तरह लिपस्टिक वाला लाल झरने की वजह से वो राजकुमार की पत्नी भी बन जाती है। गोल्डन राजकुमारी बनी कांच की राजकुमारी। गोल्डन देश के राजा गुरप्रीत के घर काफी वर्षों के बाद एक प्यारी सी राजकुमारी का जन्म हुआ। राजा रानी ने खुशी से अपनी बेटी का नाम सोनाली रखा, क्योंकि गोल्डन देश के राजा के पास सोने का बेशुमार खजाना था और उसे सोना बहुत ही पसंद था। इसीलिए उसने अपनी बेटी का नाम भी सोनाली रखा। मेरी बेटी सोनाली के लिए इस पूरे महल को सोने से सजा दो। उसके लिए सोने का पालना लाओ और सोने के कपड़े। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, हमारे पास दुनिया का बेशुमार सोना है, इसीलिए मेरी बेटी की खुशी में इस पूरे राज्य को सोने से सजा दो। राजकुमारी सोनाली के लिए हर चीज सोने का लाया गया। वे सोने के गुड़िया से खेलती, सोने के बर्तन में खाना खाती और सोने के बेड पर ही सोती थी। राजा रानी ने अपनी बेटी सोनाली के लिए उसका पूरा कमरा सोने का बनवा दिया। वो पूरे दिन सोने से ही घिरी रहती थी। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन पूरे दिन सोने में घिरे रहने की वजह से राजकुमारी का रंग सोने की तरह हो गया। वो अपनी त्वचा की नाजुकता खोते जा रही थी और उसका चेहरा सोने की तरह सख्त होता जा रहा था। महाराज, मुझे अपनी बेटी सोनाली की बहुत फिक्र हो रही है। कहीं हमसे अपनी बेटी के पालन पोषण में कोई भूल तो नहीं रह गई? मैं कुछ समझा नहीं रहा, कहना क्या चाहती हो? महाराज, मैंने अपनी बेटी सोनाली में एक अजीब सा बदलाव देखा है। उसका चेहरा सख्त और सोने की मूर्ति की तरह होता जा रहा है। महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बेटी सोने की मूर्ति में ना बदल जाए। कुछ कीजिए महाराज। चिंता न कीजिए रानी, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक उदास गुफा है, जहाँ एक प्राचीन गुरु माँ रहती है। उन्हें प्राचीन चीजों का अद्भुत ज्ञान और हमें यकीन है उनके पास हमारी समस्याओं का हल जरूर होगा। तो देर मत कीजिए महाराज, हमें अपनी बेटी को वापस पाने के लिए अभी उस उदास गुफा की तरफ निकलना चाहिए। राजा रानी सैकड़ों किलोमीटर दूर खतरनाक रास्तों को पार करते हुए उदास गुफा में
गुरु माँ से मदद मांगने निकल पड़ते हैं। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? गुरु माँ, हमारी मदद कीजिए। हमारी प्यारी बेटी सोनाली सोने की मूर्ति में बदल रही है। सोना, सारे फसाद की जड़ यही तो है। अपने पूरे खजाने को पिघलाकर समुद्र में बहा दो राजा। गुरु माँ, क्या ऐसा करने से हमारी बेटी अपने असली रूप में आ जाएगी? रानी, कुछ चीजें असंभव होती है, लेकिन हमें फिर भी कोशिश तो करते रहना चाहिए। गुरु माँ, हमारा गोल्डन देश सोने के लिए ही जाना जाता है और इस खजाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? एक रास्ता और है, लेकिन बहुत कठिन है। आप अपनी बेटी को क्रिस्टल की पहाड़ियों पर रहने के लिए भेज दो। क्या गुरु माँ? ऐसा करने से हमारी बेटी ठीक हो जाएगी गुरु माँ? हाँ, 3 साल तक उस पहाड़ी पर रहने से वो पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, राजकुमारी को इन 3 सालों में कभी भी अपना चेहरा उस क्रिस्टल की पहाड़ियों में नहीं देखना होगा। ठीक है गुरु माँ, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। शुक्रिया। अगले दिन सोनाली को एक सेविका और एक गाइडर के साथ क्रिस्टल की पहाड़ियों पर भेज दिया गया। वाओ, क्या हम कांच की पहाड़ी में जा रहे हैं? वाओ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। पर ध्यान रहे राजकुमारी, आपको किसी भी हाल में अपना चेहरा कांच की पहाड़ी में नहीं देखना है। ये आपके जीवन का सवाल है। ठीक है, नहीं देखूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। कुछ घंटे बाद वे लोग कांच की पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। कांच की पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ राजकुमारी के रहने के लिए एक सुंदर महल था और फिर राजकुमारी अपनी सेविका और गाइडर के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। 2 साल यहाँ रहकर हमारे चेहरे में बदलाव जरूर आया होगा। हाँ राजकुमारी, आपने बिल्कुल सही कहा। सब आपकी मेहनत का नतीजा है राजकुमारी। बस 1 साल और फिर हम खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। इधर राजा और रानी अपनी बेटी की खबर लेने अपने एक दूत भेजता है। दूत राजकुमारी और उसके साथ रह रहे लोगों को देखकर कहता है, अरे वाह, तुम सब तो एकदम बदल गए हो और काफी सुंदर भी लग रहे हो। क्या मतलब है आपका? क्या बदलाव आया है हम में? कुछ नहीं राजकुमारी, अब मैं चलता हूँ। दूत तो चला जाता है, लेकिन राजकुमारी के मन में कतूहल छोड़ जाता है। आखिर क्या बदलाव हुआ होगा मेरे चेहरे में और मैं अब कैसी दिखती होंगी? सुनो सेविका, क्यों ना हम एक बार बाहर जाकर कांच की पहाड़ियों में अपना चेहरा देखें, आखिर हम कैसे दिखते हैं? नहीं राजकुमारी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस 1 साल और इंतजार कीजिए। पता नहीं, एक बार हम अपना चेहरा देख ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। सही कहा राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए। हम चुपके से रात के समय पहाड़ी पर जाकर अपना चेहरा देख लेंगे। रात को जब सेविका और राजकुमारी महल से बाहर जा रही होती है, तभी गाइडर उन्हें देख लेती है। रुक जाओ तुम दोनों, कहाँ जा रही हो? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। राजकुमारी, आप ये बहुत बड़ी भूल करने जा रही हैं। आप दोनों अभी के अभी अपने कमरे में जाइए। ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और 3रा साल बस पूरा होने ही वाला होता है। तभी सोनाली, सेविका और गाइडर तीनों ही अपना चेहरा देखने के लिए आतुर हो उठते हैं। एक झलक देखने से क्या ही बिगड़ जाएगा, अब तो 3रा साल भी पूरा होने वाला है। हाँ, एक बार में क्या ही हो जाएगा। उसके बाद तीनों बाहर जाकर पहाड़ी में अपना चेहरा देख लेते हैं। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मानना पड़ेगा, मैं भी कुछ कम नहीं लग रही हूँ। वाह, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा, जी कर रहा है बस अपने आप को निहारती रहूं। 3 वर्ष पूरा होते ही जहाज से सिपाही उन्हें लेने आते हैं। हे भगवान, ये क्या? आप सब तो कांच की बन गई हो। क्या मतलब है आपका? आप लोग कांच की तरह नाजुक हो चुके हो। हे भगवान, ये क्या कर दिया हम लोगों ने। हम लोग खूबसूरती की चाहत में फंस गए। सिपाही बहुत ही आराम से तीनों को उठाकर अपने जहाज में रखता है और आराम आराम से जहाज लेकर अपने राज्य आता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी बेटी कांच में नहीं बदल सकती। मेरी प्यारी बेटी सोनाली। रानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद राजा गुरु माँ को लेकर अपने महल में आता है। राजा और रानी, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है सोनाली को बचाने का। सोनाली को
सूर्य की किरणों से दूर धरती के नीचे ऊनी देश में रहना होगा। वहाँ उसे ऊन के कपड़े पहनकर 3 साल तक ऊन काटना होगा और भेड़ों के बीच ही रहना होगा। गुरु माँ के कहे अनुसार राजा अपने सैनिकों से कहकर ऊनी देश का पता लगाता है और फिर राजकुमारी सोनाली को वहाँ भेज दिया जाता है। राजकुमारी वहाँ ऊनी कपड़े पहनकर भेड़ों के साथ रहने लगती है। राजकुमारी के पास वहाँ पर करने के लिए कुछ खास काम नहीं था। वह पूरे दिन भेड़ को चराती और फिर उनसे कपड़े बनाती। राजकुमारी अब पूरी तरह से सोना, पैसा और अच्छे कपड़ों को भूल चुकी थी। तभी एक दिन राजकुमारी भेड़ को चरा रही थी। तभी उसमें से एक भेड़ झुंड से निकलकर भाग जाता है। अरे, वो सबसे प्यारा दिखने वाला भेड़ कहाँ गया? सोनाली उस भेड़ को ढूंढने लगती है। तभी वह एक बहुत ही अद्भुत बगीचे में पहुंच जाती है, जहां कई सारे जादुई पेड़ होते हैं। एक पेड़ पर ढेर सारे सोने चांदी के गहने लदे होते हैं और दूसरे पेड़ पर रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, तो तीसरा पेड़ रुपयों से लदा होता है। अरे, ये कैसी अनोखी जगह है। मेरा भेड़ कहाँ है? सोनाली, भेड़ को छोड़ो, तुम अपने ये ऊनी वस्त्र उतार कर मेरे पैर का सबसे बहुमूल्य कीमती रेशम के कपड़े पहन लो। हाँ सोनाली, तुम तो एक राजकुमारी हो और तुम यहाँ नौकरों की तरह काम करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सारे कीमती गहने हैं, तुम यहाँ से ये कीमती गहने लेकर पहन लो और फिर इस जादुई जंगल पर राज करो। राज नहीं, जादुई जंगल और पेड़, मुझे कोई धन, कोई राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा प्यारा भेड़ चाहिए, जिसे मैं आज 3 सालों से चराते आई हूँ। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और वो भेड़ एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमारी सोनाली, मैं आपका आभारी हूँ। आज आपकी वजह से मुझे मेरा जीवन वापस मिला। मुझे श्राप मिला था, जिस वजह से मैं यहाँ भेड़ बनकर अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन आपका एक निश्चल मन और प्यार ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। आज से ये जीवन आपका हुआ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? सोनाली को भी राजकुमार से प्यार हो जाता है और वो हाँ कर देती है। सोनाली का भी 3 साल पूरा हो जाता है और वो भी श्राप मुक्त हो जाती है। फिर वापस महल आने के बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। जबलपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और साथ ही अपने भेड़ बकरियों को चराता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही ज्यादा थक गया, तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह जंगलों में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक झरना दिखाई दिया। झरना देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। वह नदी के पास गया। पहले उसने अपने बकरियों को पानी पिलाया और बाद में खुद भी पानी पिया। तभी उस नदी में रहने वाली दामिनी चुड़ैल की नजर रामू पर गई। रामू का मनमोहक और भोला भाला चेहरा उसे बहुत ही प्यारा लगा और वह उसे देखकर मन में सोची, यह इंसान तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो यह मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल दामिनी से बोली, देखो दामिनी, हम चुड़ैल हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम इंसानों को खा सकते हैं, उससे विवाह नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, हमें इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस झील में ही खुश हूँ। यह सुनकर दामिनी बोली, नहीं नहीं बहन, यह लकड़हारा बहुत ही सीधा साधा और भोला है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए लकड़हारे के साथ विवाह करके पृथ्वी लोक पर रहूं और पृथ्वी लोक का आनंद लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर दामिनी बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा रामू चुड़ैल के लंबे बाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। रामू उस लड़की का पीछा करते करते
उसके पास गया और हिम्मत से बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे खाने की कुछ रोटियां रखी है। आप चाहे तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। यह सुनकर दामिनी हंसते हुए रामू के हाथ से रोटी ले ली और फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारे यह रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर दामिनी ने लकड़हारे को उसकी रोटी वापस कर दी और हंसते हुए झील में वापस चली गई। अगले दिन रामू फिर उसी झील के किनारे गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज रामू ने उस लड़की के लिए अपने हाथों से बहुत ही मुलायम रोटी बनाया। घंटों इंतजार करने के बाद वह लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही रामू ने उसे अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खाने को दी। आज भी उस चुड़ैल ने रामू के हाथ से रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए कहा, तुम्हारी यह रोटी ठीक से पकी नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वह हंसती हुई झील में चली गई। यह देखकर रामू बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी रामू की नजर झील के पानी में तैर रही एक रोटी पर गया। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आया और वह मन ही मन सोचने लगा, कल जब हम दामिनी के लिए रोटी लाएंगे तब उस रोटी को झील के पानी में थोड़ा देर छोड़ देंगे, जिससे कि रोटी मुलायम हो जाएगी और दामिनी को चबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर उसे न कहने का कोई बहाना भी नहीं होगा। क्योंकि रामू किसी भी तरह से उस नदी वाली जादुई लड़की को प्रभावित कर उसे पाना चाहता था। अगले दिन अपने हाथों से बनाया हुआ रोटी लेकर आता है और रोटी को थोड़ी देर के लिए झील की पानी में छोड़ देता है और फिर उस रोटी को लेकर उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब दामिनी आती है तब वह रोटी उसे खाने को देता है। इस बार दामिनी ने रामू की दी हुई रोटी खा लेती है, क्योंकि आज दामिनी के पास बहाना बनाने का कोई वजह नहीं था। वह रोटी खाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी लकड़हारे से कहती है, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। कृपया करके तुम मुझे इस झील से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इतना बोलकर दामिनी फिर से झील में चली जाती है और रामू खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगता है। पूर्णमासी आने पर रामू दामिनी से शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। दामिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने मुझे बिना कारण के मारा तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था वह अपनी पत्नी को कभी बिना किसी कारण के नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन रामू को दामिनी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार गांव के सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी दामिनी रामू से बोली, सुनिए, इतनी दूर
जाने की क्या जरूरत है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तुम अगर पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरे दस्ताने लाने होंगे, फिर मैं घोड़े पर बैठकर जा सकती हूँ। रामू भागता भागता दामिनी के लिए दस्ताने लाने चला गया। जब वह दस्ताने लेकर लौटा तब उसने देखा कि दामिनी अभी तक घोड़े पर ही बैठी है। तब उसने प्यार से दामिनी के पीठ पर मारते हुए कहा, अरे दामिनी, तुम अभी तक यहीं हो? तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे पहली बार बिना किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार रामू को अपने बहन की शादी में दामिनी के साथ दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वह दामिनी के साथ शादी में पहुंचा तब अचानक दामिनी जोर जोर से रोने लगी। अब इतने खुशियों के माहौल में दामिनी को रोता हुआ देखकर रामू ने प्यार से दामिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि यह सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद यह मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे आज दूसरी बार फिर से बिना किसी कारण के मारा है। कृपया सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वह आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर रामू बहुत ही डर गया और उसने मन में वादा किया कि वह अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब रामू किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में अचानक से दामिनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे हंसी का दौरा पड़ रहा हो। रामू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी हंसती ही रही। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग को दामिनी पर बहुत ही क्रोध आया और फिर रामू सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में दामिनी को एक थप्पड़ जड़ दिया। दामिनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह कोई हंसने का समय नहीं है। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं यह सोच रही हूँ जो मर गया उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया रामू, क्योंकि तुमने मुझे तीसरी बार मारा है। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। दामिनी, मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन दामिनी ने रामू की एक नहीं सुनी। वह जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने और जब तक रामू उसे रोकता वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई और झील में जाकर कूद गई और कभी वापस नहीं आई। रामू वहां बैठकर बहुत दिनों तक दामिनी को पुकारता रहा, पर दामिनी कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने रामू को बहुत समझाया कि वह कभी लौटकर नहीं आएगी, अब उसे भूलकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रामू दामिनी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वह हर रोज उसी झील के किनारे जाता और दामिनी के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन वह दामिनी को अभी भी नहीं भूल पाया था। वह अभी भी उस नदी के किनारे उसका इंतजार करता। रोज की तरह एक दिन रामू नदी के किनारे बैठकर दामिनी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और झील के बीचों बीच बड़ी सुंदर लंबे बालों वाली दामिनी खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे रामू, तुम्हें नहीं पता
मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने बरसों रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे प्यार के सामने झुक गई। चलो रामू, अब हम तुम इसी झील में रहेंगे। और फिर रामू और दामिनी दोनों उसी झील में समा गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।